हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को फोकस करते हुए। तो आज देखने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश की कौन सी स्पेशल न्यूज़ है जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और साथ में मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दैट्स बिगिन विद today's session, that is very important session for your upcoming mains and prelims examination। देखते हैं क्या है पेपर 5 और पेपर 6 का वो क्रक्स जिसको हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दिस वन ओके, यहां पर एक बहुत अच्छी पिक आप देख रहे हैं। लिखा है भगवान साक्षात प्रभु भी खड़े हुए हैं और साक्षात गुरुदेव भी हैं। शिष्य के पास ये चॉइस है कि वो पहले किसके पैर छूता है। बहुत ही कॉमन सी है और भारतीय संस्कृति की अपने आप में जान है, जहाँ पर गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा प्रदान किया गया है। मेरे भी गुरुजन हैं जिन्होंने मैंने कुछ ना कुछ कभी ना कभी जिससे भी सीखा हो, मैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सबसे पहले, उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करता हूं। तो सर आज ये दिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ ना कुछ एथिकल पर्सपेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इसीलिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये पिक भी दिखा रहा हूँ और साथ में दो इंसिडेंट्स भी दिखाऊंगा। एक इंसिडेंट्स कहीं और का है और एक जो घटित हुआ है वो यूपी में घटित हुआ है। तो देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के शीर चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसने खुद ही ईश्वर का दर्शन आपको कराया हो, तो सबसे पहले उसी के लिए ही हमको अपना सिर को नतमस्तक करना होगा, सिजदा करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज के वो दो इंपॉर्टेंट दृष्टांतों के साथ कौन सी चीज घटित हो गई है जो कि आपके पेपर 4 से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, इस चीज को याद रखिएगा, और कुछ पॉलिसी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है देखते हैं। दिस वन, सबसे पहले तो ये एक आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो अब आप समझ भी गए होंगे। द फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज एज 1 मिनट प्लीज, ठीक है, एज क्रिश्चियन बाय इट्स क्रिएटर राजेश कुमार शर्मा teaches hundreds of poor children who lived in shacks and hutments dotting the banks of the Yamuna। एक इंसान ये है जिनका नाम है राजेश कुमार शर्मा जी, जिनकी एक दुकान है, एक ग्रोसरी का स्टोर है और ये स्टोर एक चलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, खुद इतना भले ना पढ़ पाए हों, लेकिन यमुना जी के ब्रिज के पास आपको दिख रहा है कि कैसे, एक तो ये साहब हैं, दूसरे ये साहब हैं, कैसे इस जर्नी को इन्होंने स्टार्ट किया और उन बच्चों को देखने का प्रयास किया कि जो एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 21A गवर्नमेंट ने लागू जरूर किया है, लेकिन वाकई ही आर्टिकल 21A को प्रोवाइड करने में जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है उसमें इन लोगों की भूमिका भी बहुत बड़ी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 21A को, लेकिन इनके बारे में आप क्या कहेंगे जो वाकई एक्चुअल में इनको भी एज अ एजुकेशन के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वाकई क्या कहते हैं, वो भारत के नायाब नगीने हैं जिनको रिकॉग्निशन देना चाहिए। 2012 में कुछ इस तरीके से दीवार पर ही कुछ ब्लैक बोर्ड बना करके इस तरीके से पढ़ा रहे थे, और 2015 में देखिए फिर से 1 2 3 दिस वन 4 ब्लैक बोर्ड्स बना दिए गए हैं। और यहां पर कुछ सुंदरीकरण भी किया गया है। तो वही कहते हैं, आदमी अकेला चलता है, धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एफर्ट जो है आपके एजुकेशन के हिसाब से राजेश कुमार शर्मा जी का है, जिसको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए। एक तो ये इंसान है जो वाकई क्या कहते हैं, खुद के प्रयासों से बच्चों को एज अ एजुकेशन के हिसाब से ट्रीट कर रहा है कि कैसे उन तक एक अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। ध्यान में रखिएगा, ये छोटे बच्चे हैं
और एथिक्स के पेपर में, फोर्थ पेपर में आप जानते हैं कि डायरेक्टली आप में पूछा जाता है कौन सा, फैमिली, टीचर और सोसाइटी का सबसे बड़ा क्या योगदान है। तो फैमिली की चर्चा नहीं, हम टीचर की बात कर रहे हैं यहां पर। माँ सबसे पहली टीचर होती है, लेकिन बाद में जब इंस्टीट्यूशंस में हम पहुंचते हैं तो हमें दूसरे टीचर से मुखातिब होना पड़ता है। इनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके लिए तो यही इनके गुरु हुए। तो देखने का प्रयास आप कीजिए, ऐसा नहीं कि इनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे, कितने आसानी से ट्रीट कर रहे हैं, कितने ह्यूमैनिटी के फॉर्म में इसको ट्रीट किया जा रहा है। वहीं एक दूसरी न्यूज़ उत्तर प्रदेश से आई है। मैंने फिलहाल किसी प्रकार का पिक्चर यहां पर यूज नहीं किया है और ना ही मैं इन टीचर के बारे में बहुत हद तक आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपसे पॉलिसी मेकिंग की बात करूंगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरनगर का एक स्कूल है, लिखा है स्कूल इंसिडेंट, चाइल्ड सेज वॉज स्लैप्ड फॉर ओवर एन आवर। मुजफ्फरनगर का एक स्कूल है, मैं नाम को भी रिवील नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल आप सभी को इस स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होगा। इवन जो खुद प्रिंसिपल हैं, फिलहाल देखिए स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है नेहा पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल एक्शन, खुद प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं और एक बच्चे से वो कहती हैं कि भाई तुम जरा पहाड़ा सुनाओ, कुछ मैथमेटिकल, उन्होंने कुछ पूछा उनसे तो वो नहीं सुना पाया। तो उनके जो कलीग्स थे, बच्चों के जो मतलब स्टूडेंट्स थे, उन्हीं में से ही 2-4 को बुलाया, उन्होंने कहा आप इसको स्लैप कीजिए, तो पिटाई भी की गई उसकी। लेकिन पिटाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिटाई तो हम लोगों ने भी खाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 आवर तक पनिशमेंट, और वो भी कितने साल का एक स्टूडेंट है, आप जरा ये सोचिए। मतलब इतना छोटा स्टूडेंट और उसको 1 घंटे तक स्लैप करवाया जा रहा, वो भी उसके दोस्त के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आपसे एथिक्स के पर्सपेक्ट से चीज पूछी जाती है तो हमेशा 2-3 स्टेज होती हैं आदमी के माइंडसेट की। एक होती है टेंडर एज, एक होती है एडल्ट एज, एक होती है फिर आपकी आगे की। यहां पर 2 स्टेज की मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक होती है टेंडर एज, जब बच्चा होता है, वो बिल्कुल आपने मिट्टी को देखी होगी, क्ले को, क्ले जो होती है वो एज अ टेंडर एज के रूप में कन्वर्ट की जाती है, बच्चे की एक उम्र के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, लगभग 10, 12, 13, 15 साल तक मान लीजिए। फिर 18 साल से तो फिर एडल्ट में हम लोग फिर चले जाएंगे, यंग स्टेज में आ जाएंगे। तो टेंडर एज जो है वो बहुत छोटी स्टेज है अपने आप में। यहां पे बच्चे के दिमाग को विकसित किया जाता है। बच्चा जो चीज देखता है, जो चीज समझता है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो फीड हो जाता है। इसीलिए स्कूल की एज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। वहां से जो चीज बच्चा सीखता है वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के सेव होता है। फिलहाल वो बच्चा एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था और मैडम के द्वारा बच्चों से बाकायदा कुछ पिटाई हुई है, लेकिन इतने घंटे तक, 1 घंटा 1.5 घंटा, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। बच्चे को आराम से समझाया जा सकता है, बच्चे को प्यार से पुचकारा जाता है, ना कि मारा जाएगा। और मारा भी जाएगा तो एक हल्का हल्का स्लैप हो गया, बस जाओ बेटा बैठ जाओ। अभी बच्चे की उम्र इतनी नहीं है। लॉन्च FIR अगेंस्ट यूपी टीचर हु गॉट किड्स टू हिट मुस्लिम्स स्टूडेंट, NCPR डायरेक्ट्स मुजफ्फरनगर SSP। तो ठीक है, ये छोटी एक वो है, देखिए छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ना होता है, तभी आप एक अच्छी केस स्टडी के रूप में चीजों को पकड़ पाते हो। और पेपर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी ईयर का पेपर उठाइए तो कम से कम फैमिली, सोसाइटी और स्कूल में से एक क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा ही दिखेगा। तो आप रीसेंट एग्जांपल को यहां पर लोग कोट कर सकते हो। इवन पूरे के खुद राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है, और जितने भी आदरणीय सदस्य हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है कि ये एक बहुत अच्छा एक्ट नहीं किया गया, क्योंकि इससे एक मैसेज गलत चला गया है। तो फिलहाल हम मैसेज एसएच की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने पेपर 4 की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एक्शन पुलिस के द्वारा प्रॉपर लिया गया है, लेकिन जो विक्टिम की फैमिली है उन्होंने कोई केस करने से इनकार कर दिया, अपने बच्चे को निकाल लिया। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें होती होंगी,
तो कम से कम एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मैं आपसे यहां पर जो बात करने वाला हूं, ये 2 इंसिडेंट हैं। आखिर जो टेंडर एज है बच्चे की, जो 5 साल, 6 साल, 8, 10 साल का बच्चा है, यहां पर वो जाता किस लिए है? यहां पर एजुकेशन का जो काम है, टीचर का जो काम है, वो ये सब चीजें हैं। रिस्पेक्ट सिखाना, बेटा किस तरीके से रिस्पेक्ट आप करोगे दूसरे की, ये बच्चे हैं जरा जरा से। वफादारी के गुणों को विकसित करना कि बेटा आप किस प्रकार से वफादारी निभाते हैं, किस प्रकार से आपकी लॉयल्टी रहती है किसी के प्रति। सैंक्टिटी, केयर करना, फेयरनेस करना। केयर का मतलब क्या? पेड़ों के प्रति केयर कराना। ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़े एम्बेसडर होते हैं इन सब चीजों के। अगर बच्चा ये सब चीजें सीखे कि पेड़ों को किस तरीके से संभालना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, ये यही चीज अपने घर पर भी लेकर के जाएंगे। इसीलिए बहुत बड़ी पाठशाला होती है, जो कि सबसे पहली पाठशाला होती है। इसके अलावा यही आपकी चीजें हैं जो आप एथिक्स में देखते हो। स्कूलों का काम क्या है? क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व को बढ़ाना, आत्म अनुशासन को बढ़ाना, धैर्य के गुणों को विकसित करना, एक दूसरे के प्रति दया के भाव को लेकर के आना, दृढ़ निश्चय को प्रमोट करना, एक विश्वास को जागृत करना, एक बहादुर प्रवृत्ति को जागर करना, एक नेतृत्व के गुण को विकसित करना, एक खुशी के गुण को विकसित करना, एक दयालु भाव को विकसित करना, एक प्रकार के जिम्मेदारी के भाव को विकसित करना। यही तो है एथिक्स। देखिए, दिस वन इज एथिक्स। बच्चे को एच में कन्वर्ट कर दिया गया, एच ह्यूमन, और पूरी तरीके से इसी में लेकर के आया गया है कि ये वाकई एक अच्छा ह्यूमन बन सकता है। एथिक्स का जो एच है वो एक अच्छे ह्यूमन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इसीलिए बच्चे को एच पर बैठाला गया है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही बात है, क्या गलत बात है, कैसा डिसीजन होना चाहिए, ये सारी टेंडर एज में बच्चा सीखने का प्रयास करता है। अगर घर में ये बोला जाता है, बार बार बच्चे को अगर शटअप किया जाता है या उसको डर दिखाया जाता है, तो वो हमेशा डरने की प्रवृत्ति से सीखता है। यदि घर में उसको हमेशा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो हमेशा ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्कूल का भी काम है। स्कूल का भी काम है बच्चे के दिमाग को विकसित करना। अरे 1, 2 साल, 4, 5 साल के हैं भाई, ये क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा है, 2 में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको इस प्रकार से हिट नहीं किया जा सकता है। तो मैडम से गलती तो हुई है। और दूसरा आपको इंसिडेंस मैंने वो भी दिखाया, एक व्यक्ति जो किराना की स्टोर उस तरीके से चला रहा है और खुद इनिशिएटिव लेकर के गरीब बच्चों के लिए खुद ही, क्या कहते हैं, आप देखिए कहां पर वो बैठ करके पढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ये वाकई, क्या कहते हैं, सीखने वाली चीज है, और ऐसे लोगों को वाकई हाईलाइट करना चाहिए मीडिया के थ्रू भी। तो 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल अब थोड़ा सा हम लोग दोनों इशू आपको क्लियर हैं कि आखिर मुजफ्फरनगर में क्या एक्ट हुआ है। एक सर्टेन कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी की भी बात नहीं करूंगा, यहाँ कोई कम्युनिटी का मतलब नहीं है, एक बच्चे को बाकायदा स्लैप किया गया है। हमको उस हिसाब से इसको देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अगर इस तरीके से करता है तो पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है, और वो प्रॉपर लिया भी गया, एनसीपीसीआर के द्वारा भी लिया गया है, जो कि एक जिम्मेदार एक्ट को दिखाता भी है। फिलहाल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर स्कूल टीचर्स। आपको हमेशा ये पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए, दैट इज अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर स्कूल टीचर, जो कि यूनेस्को के द्वारा भी डिफाइंड किए गए हैं। क्या होता है, एक टीचर के अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों के प्रति एक अफेक्शन को भी दिखाए। लिखा है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट। एक टीचर का ऑब्लिगेशन होना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति, सभी छात्रों के साथ प्यार और स्नेह से उसको व्यक्त होना चाहिए, लव प्लस अफेक्शन होना ही चाहिए। रिस्पेक्ट द वैल्यूज, वैल्यूज बोले तो वो मूल्य, कौन से मूल्य हैं? ऑफ बीइंग जस्ट, न्यायवादी होना चाहिए आपको, इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना चाहिए एक टीचर को, किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं आप, तो फिर आप टीचर कहलाने लायक नहीं रहोगे। टू ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 भी आ गया, आर्टिकल 29 को भी देख रहे हो। फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे हमारे आर्टिकल 15 में आपसे साफ साफ कहा गया है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अच्छा होता है। लेकिन 29 में भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है,
भाषा, क्योंकि वहां पर दिस इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, ठीक है ना, लेकिन वो संवैधानिक है और वो अलग है सेक्टर, उसको प्लीज यहां मत लेके आइएगा। ये कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स स्कूल टीचर्स के लिए है, मेरे मुंह से निकल गया 15 और 29, ठीक है, लेकिन उसको आप संवैधानिक एंगल से यूज कीजिएगा, वो ओवरऑल नागरिकों के लिए है। यहां पे स्कूल टीचर्स के एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जरा देख लीजिए, सभी छात्रों के लिए उचित, न्यायिक और निष्पक्ष होने के मूल्य का सम्मान करना चाहिए एक टीचर को। उनकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, विकलांगता, दिव्यांगता, भाषा और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव उसे नहीं करना चाहिए। पहला है, जो कि यूनेस्को भी इसका सम्मान कर रहा है। दूसरा, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर स्कूल टीचर, रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्कूली जीवन के सभी पहलुओं में बच्चों के बुनियादी मानवीय गरिमा का सम्मान करना, यह पहचानने की आवश्यकता है एक इंसान और एक लोकतांत्रिक समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक बच्चे के अपने भी अधिकार और सम्मान हैं। हमारी स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में अक्सर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन देखा जाता है। उदाहरण के लिए कई बार शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने से रोकते हैं। शिक्षक की कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, जो बदले में उसके सीखने की प्रगति को भी रोक सकती है। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 125-200 वर्ड में जाना चाहिए, तो हेडिंग बड़े कायदे से आपको दिमाग में आनी चाहिए। रिस्पेक्ट्स बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द ऑल चाइल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल लाइफ। तो उसका भी एक स्वाभिमान है, उसका भी एक आत्मसम्मान है। तीसरा, बच्चे को उसकी क्षमता और प्रतिभा को साकार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास करना चाहिए। एक टीचर को मेक्स प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट टू फैसिलिटेट द चाइल्ड टू एक्चुअलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड टैलेंट। आखिर ये इनकलकेट कौन करेगा? एक टीचर ही करेगा। वही पहचान पाता है कि किस प्रकार से एक बच्चे को क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक है आपके में, टॉपिक है एप्टीट्यूड। दिस विल बिल्ड द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का एप्टीट्यूड किस में है। विदेशों में ये चीज बहुत कायदे से देखी जाती है और एप्टीट्यूड को फोकस किया जाता है कि एक्चुअल में बच्चे का एप्टीट्यूड किस में है और इसके करियर को हम उस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन भारत में अभी इस चीज को नहीं है, इसीलिए यहां पर ये बोला जा रहा है दैट इज आल्सो यूनेस्को गाइडलाइंस। तो बच्चे को उसकी क्षमता को पहचानने में भी टीचर को इस तरीके का पारखी होना चाहिए। द टीचर शुड रिकॉग्नाइज द मल्टीपल टैलेंट, कौन कौन से, सच एज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, अदर क्रिएटिव इंडेवर्स अमंग्स चिल्ड्रन। तो उसमें भी देखना चाहिए। बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें बहुत फोकस करते हैं, बाकायदा स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज में, और प्रमोट करते हैं कि इस प्रकार की चीजों को इनकलकेट करना चाहिए और स्कूल के वातावरण से करना चाहिए। फोर्थ, भारत के संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन करना चाहिए। ट्रांसलेट द करिकुलम इन कन्फर्मिटी विद द वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के मूल्य क्या हैं? एक लोकतांत्रिक, एक न्याय की बात करता है, जस्ट की बात करता है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात करता है, समतावादी समाज की बात करता है। तो समता हर जगह होगी। समता धर्म, मजहब, जाति, पंथ के आधार पर नहीं हो सकती है। समता हमेशा इक्वल ही चलेगी। तो जैसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बच्चा शुरू से देखता है, इवन घर में भी देखता है और स्कूल में भी देखता है, वैसा ही उसका मस्तिष्क होने लगता है, वैसा ही वो मानव आगे चल करके डेवलप होने लगता है। वो एक मिट्टी के समान होता है, क्ले के समान होता है। जिस प्रकार मिट्टी को एक कलाकार एक बेहतर आकृति प्रदान कर सकता है, वैसा ही बच्चे का भी टेंडर एज में माइंड होता है, जो टीचर्स, घर वाले, वो उसको पूरी तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट दे करके उसको इनकलकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये इनके एक लॉन्ग टर्म सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठने वाली चीज है, जो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है और निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो भारत के संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन करता है। भारत के संविधान में निहित मूल्य सामाजिक परिवर्तन, समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो जो हमारे संविधान के मूल्य हैं वो हर जगह लागू होते हैं। इसके अलावा
शिक्षक को द टीचर शुड टेक ऑल एप्रोप्रिएट मीजर टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस। किसी भी प्रकार के यौन शोषण सहित सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक हिंसा से, चोट, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, लापरवाह, दुर्व्यवहार, शोषण से बचाने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा और भावनात्मक उत्पीड़न का बच्चे के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिस कोड वायलेटेड इन मुजफ्फरनगर इंसिडेंट्स। ये वहां पर वायलेट किया गया। ओवरऑल तो वायलेट तो हर चीज हुई है, लेकिन यहां पर देखिए इस पॉइंट को मेंशन किया गया है साफ साफ कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे के एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है और उससे बच्चे को निकालना एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है माँ बाप के लिए भी। वो हर टीचर के प्रति एक ही प्रकार की फीलिंग को डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में ये जो पर्सपेक्ट आया है मुजफ्फरनगर इंसिडेंट्स का, ये आपके पेपर 4 से डायरेक्ट को रिलेट करेगा। और थोड़ा सा टीचर्स के एथिक्स के बारे में भी देखिए, दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर स्कूल टीचर्स। तो स्कूल टीचर अगर आप बन रहे हैं, टीचर में एक गुरु और एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो उस गुरु और भगवान के दर्जे को बनाए रखने के लिए हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदार व्यवहार का संचालन करें। तो यहां पर एक छोटी सी न्यूज थी। मैं न्यूज की तरफ नहीं गया हूं, मैं आपको आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट पे लेके आया हूं पेपर 4 पे, कि आपको वहां स्कूल टीचर के कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सेकेंड न्यूज की तरफ अगर हम लोग चले तो पेपर 6 डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। आपका पेपर 6 इकोनॉमी से संबंधित है। एक्चुअल में क्या है कि आपको मालूम है हर वर्ष प्रगति मैदान में एक ट्रेड फेयर लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया जाता है, और हर राज्य जो है अपनी वहां पर प्रदर्शनी लगाने का प्रयास करता है। पिछले साल तो उत्तर प्रदेश एक फोकस राज्य के रूप में था, एक गेस्ट स्टेट के रूप में, सॉरी, इसको इनवाइट किया गया था यूपी को। लेकिन यूपी को जितना बड़ा स्पेस चाहिए अपने पूरे टैलेंट को दिखाने के लिए उस ट्रेड फेयर में, ओडीओपी से लेकर के हर चीज के फेयर को दिखाने के लिए, वो यूपी को स्पेस वहां नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए यूपी ने नई दिल्ली के बजाय इसको कंक्लूड करने का इस बार सेपरेट रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया है। और इसको आयोजित किया जा रहा है कहां पर? दैट इज ग्रेटर नोएडा। नाम लिखा हुआ है दिस वन, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। इंटरनेशनल का मतलब कि ये केवल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल इसमें पार्टिसिपेशन होगा। और कहां पर होने वाला है? ये ग्रेटर नोएडा में होगा 21 से 25 सितंबर 2023। आपको मालूम है G20 की भी मीटिंग्स होने वाली हैं, तो बहुत हमारे यहां फॉरेनर रहेंगे ही रहेंगे। इवन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसकी भी अभी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। आपसे पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन फिर से उस पर न्यूज बन रही है, तो एक बार फिर से देखेंगे उसको। लेकिन द बिगेस्ट सोर्सिंग शो ऑफ उत्तर प्रदेश पहली बार हो रहा है, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड शो। बहुत बड़ा अपने आप में इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा 2027 तक। उत्तर प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट सबसे बड़ा मेजर बूस्टअप होगा। और एक्सपोर्ट जब बहुत बड़ा मेजर बूस्टअप होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो खरीदार के लिए भी खरीदारों को बुलाना चाहिए, तभी तो हम अपने गुड्स को दिखा सकते हैं कि हमारे पास है क्या। इसीलिए ऐसे फेयर शो किए जाते हैं, ट्रेड शो किए जाते हैं, ताकि हम अपनी पोटेंशियल को वहां पर रिफ्लेक्ट कर सके। ओडीओपी से लेकर हर चीज को रिफ्लेक्ट किया जा सके और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बताया जा सके, एक रेड कारपेट बिछाया जा सके ताकि यूपी में इन्वेस्टमेंट आए। ये एक छोटा सा और बहुत, मैं इसको काटने की, मैंने इसको नहीं काटा है, मैं इसको ऐसे सीट शेयर करूंगा आपसे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं वो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगी।
फिलहाल यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर क्या क्या किया जाएगा अभी हम हिंदी प्लस इंग्लिश में अलग से भी देख लेंगे, लेकिन जब तक हमारे सामने अखबार है तो हम उसको देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों आईटी, आईटीएस, एमएसएमई सेक्टर, पर्यटन, संस्कृति, ऊर्जा, ओडीओपी के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योरशिप, विनिर्माताओं, निर्यातकों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थीम ली गई है, दुनिया उत्तर प्रदेश के अद्भुत क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से साक्षात्कार करेगी। एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, 21 से लगभग शुरुआत हो जाएगी, लगभग 5 दिन तक चलेगा ये, और 5 दिन तक क्या चीजें चलेंगी, दैट इज हर दिन नॉलेज सेशन होगा। तो यूपी के बारे में प्रॉपर यहां पर नॉलेज दी जाएगी, यूपी कैसा है, पधारो ब्रांड यूपी भी प्रमोट किया जाएगा। 5 दिवसीय ट्रेड शो है और हर दिन एक विशेष थीम पर नॉलेज सेशन भी आयोजित किया जाएगा। बीमा सेक्टर का, ओडीओपी उत्पादों के पैकेजिंग, मार्केटिंग, निर्यात प्रोत्साहन, इन्वेस्ट यूपी, मतलब जो अभी आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था फेब में, उसको भी पूरी तरीके से यहां पर भुनाया जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम देख रहे हैं। फिलहाल यहां पर 1-2 चीजें और आपके सामने लिखी हुई हैं, दैट है 11,000 से अधिक स्वनिधि योजना में मदद, तो इसको आप अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन, इसको एज अ फर्दर पॉइंट के रूप में अपने पास रखिए। सोशल जस्टिस में ये आपके लिए काम में आएगा कि कैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक न्याय मतलब सीधी सी बात है कि लोअर वर्ग तक भी पूरे के पूरे अधिकारों को क्या किया जा रहा है, डेवलूट किया जा रहा है। यूपी की जब इकॉनमी बढ़ेगी तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पीएम स्वनिधि योजना की कुछ चर्चा आई है, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो रेहड़ी पटरी लगवाने वाले लोग हैं, इनको लगभग 10,000 रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। किसी प्रकार से इनसे कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई जाती है। तो फिलहाल ये सोशल जस्टिस के रूप में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेकर के आ सकते हो कि कैसे जो लोअर स्ट्रेटा है, जो गरीब वर्ग है, उसका गवर्नमेंट उत्थान कर रही है। तो इंपावरमेंट कैसे हो रहा है। फिलहाल हमारे लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यहां पर वही चीज लिखी हुई है, लिखा क्या है देखिए, फैशन शो भी यहां पर दिखाया जाएगा बेस्ड ऑन 54 जीआई प्रोडक्ट, ग्रेटर नोएडा। यहां पर फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है, मालूम चल रहा है आपको। तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, अपने आप में मेजर बूस्टअप मिलने वाला है ग्रेटर नोएडा को। यह इकोनॉमिक कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। यहां पर लिखा है 54 जीआई प्रोडक्ट्स यहां पर रखे जाएंगे। तो जीआई प्रोडक्ट्स आप समझ रहे हैं कि उसका एक स्पेशल फीचर है और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है। स्पेशल सेशन होंगे किसके लिए, ऑन मैनेजमेंट ऑफ फेमस डब्बा वाला ऑफ मुंबई, वैसे ही बहुत फेमस है। मोटिवेशन एड्रेस भी किया जाएगा सदगुरु जी के द्वारा। बाकी क्या क्या चीजें की जाएंगी वो आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर आप बेहतर रूप में उस चीज को पढ़ सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीजें वहीं पर लिखी हुई है, ये चीज मैंने इसको बहुत अच्छे से यहां पर दिखा दिया है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश। दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ये कैसा है, ये पहला इस प्रकार का एडिशन किया जा रहा है। अभी तक वही प्रगति मैदान में ही किया जाता था, लेकिन यूपी ग्रो कर रहा है। ब्रांड यूपी, उत्तम यूपी की तरफ अगर हमें जाना है और 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी में अगर आना है, तो इस प्रकार के इवेंट्स बहुत जरूरी हैं। इसके पहले भी आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, तो आपको मालूम है कि कैसे जो सिटीज़ हैं उनकी सेफ गार्ड सिटी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कि कैसे किसी सिटी को सेफ किया जा सकता है। इसकी भी प्रपोजल लेकर के आए गए हैं। व्यापारी तभी आपके यहां इन्वेस्ट कर सकता है जब उसको एक सेफ माहौल मिलता है, और इस प्रकार की कैटेगरी को यूपी सरकार प्रमोट कर रही है। इवन एसबीआई और आरबीआई की भी रिपोर्ट आई है, एसबीआई की विशेष रूप से, जिसमें 2028 तक यूपी भारत की दूसरी बिगेस्ट जीडीपी के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। तो तभी किया जाएगा जब कुछ बूस्टअप मिलेगा। The first edition of UP International Trade Show, though it has bigger aspiration in terms of reach, business prospect, it will showcase ODOP products. तो ODOP
75 के 75 प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जीआई प्रोडक्ट्स एंड अ होल लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स दैट आर क्रिएटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अक्रॉस यूपी। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पहला संस्करण है। इसमें पहुंच, व्यवसाय, संभावनाओं के मामले में बड़ी आकांक्षाएं हैं। ओडीओपी उत्पाद, जीआई टैग उत्पादों और कई अन्य उत्पादों का प्रदर्शन करेगा जो उत्तर प्रदेश में बनाए और निर्मित किए जाते हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर विपणन की अपार संभावनाएं हैं। यह जो शो होगा, यहां पर योग्य उत्पादों को भारत और विदेश से B2B, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी, बिजनेस टू कंज्यूमर कनेक्टिविटी पर प्रमोट किया जाएगा। राज्य सरकार सहित अन्य हितधारक भी यहां पर मिलेंगे। एजेंसियां सभी के लिए इसका अधिकतम लाभ उठाने का मार्ग तय करेंगी। एक्चुअल में जब एक पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं दैट इज पैरा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी तो आप जानते हैं भारत सरकार के स्तर पर की जाती है, लेकिन एक पॉलिसी और होती है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी प्रमोट किया गया, दैट इज पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी में स्टेट गवर्नमेंट भी विदेशों में अपनी अच्छी चीजों को प्रमोट कर सकती हैं, एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो यहां पर पैरा डिप्लोमेसी को भी प्रमोट किया जाता है। तो विदेशों से यहां पर लोगों को क्या किया जाएगा, आइए और पधारो हमारे देश उत्तर प्रदेश, और उत्तम प्रदेश का तुम भी पार्ट बनो, डॉलर लेकर के आओ, यहां इन्वेस्ट करो, सीधी सी बात है, समझो, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा था, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। 22 से 24 सितंबर सबसे बड़ा क्या कहते हैं मोटो जीपी अगर आप करें तो मेरे हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रैंड शो होता है पूरे विश्व में ये, और वो यूपी में होगा। उसी समय होगा जब इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कितना विदेशी सैलानी यहाँ पर बैठा होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी पार्ट बनेगा, जो यहाँ का भी पार्ट बनेगा, जो उत्तर प्रदेश के कल्चर को देखने के लिए आगरा भी जाएगा, जो श्रावस्ती भी जाएगा, जो वाराणसी भी जाएगा। तो आयोजन करने की तिथि और ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से समायोजित किया गया है, क्योंकि उनको कुछ दिन यहाँ पर रुकवा भी लिया जाएगा कि रुको और आकर के उत्तर प्रदेश को घूमो, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और यहां से ग्लोबल ब्रांड छवि यूपी की बन सकती है। 22 से 24 सितंबर 2023 दुनिया का 5वां सर्वाधिक देखा जाने वाला इवेंट उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उसी समय जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो होगा, 1000 करोड़ की आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया गया है केवल इस इवेंट से। इससे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो की तो बात ही छोड़ दो, अगर आएंगे तो भैया डॉलर ही तुम्हारे लिए लेके आएंगे। 5000 लोगों के लिए रोजगार का अवसर, वाइट टूरिज्म के लिए भी। बाइक में 30% एथेनॉल का प्रयोग, लिख लेना इस बार के पेपर में कहीं ना कहीं तुम्हें एथेनॉल दिख जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रमाण है और पेपर 6 में अलग से क्वेश्चन बनाने की इसकी औकात बनेगी। क्यों, अभी बताते हैं। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एथेनॉल क्या है भैया, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, दैट इज एथेनॉल, बायोडीजल। और भारत सरकार की बायोडीजल पॉलिसी, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 वैसे ही लागू है, जिसमें 4 तरह के बायोडीजल की आपसे बात की गई है कि भैया ये चुकंदर, ये गेहूं, टूटे हुए मक्के, ये सब होते हैं, इनसे बनाया जाता है क्या, एथेनॉल। तो ये फर्स्ट जनरेशन के एथेनॉल में आते हैं। जबकि दूसरा जो एडिबल, नॉन एडिबल है, जैसे लकड़ी हो गई, जैसे ग्रासेस हो गए, जैसे वेस्ट हो गया, उनसे एथेनॉल को बनाया जाता है। तीसरा एल्गल बायोमास से, एल्गी जो है आपको मालूम है सबसे पहले क्रिएटर ऑफ ऑक्सीजन यही रहे हैं। तो एल्गी से भी यहाँ बायोमास की बात की जा रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना इनका भी काम होता है। तो यहाँ की बात की जा रहा है। फोर्थ जो है ये पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल, गैसिफिकेशन, इन सब की बात की जाती है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो यहाँ पर भी उसको यूज़ किया जा सकता है। पायरोलिसिस के थ्रू भी उन सब चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से भी यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है। इंजीनियर्ड एल्गी और गैसिफिकेशन के माध्यम से भी इसको प्रमोट किया जाएगा। इसकी मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने आपको पूरे बायोफ्यूल के बारे में बताया था। पूरा एथेनॉल का कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसका उत्पादन हो जाता है, क्या होता है पायरोलिसिस, क्या होता है गैसिफिकेशन, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन दोबारा ये चीज आई है, क्यों आई है,
तो इसकी जानकारी इसलिए आई है क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन और विक्रय हेतु दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी गई है। क्या लिखा है? इस निर्णय से उपभोक्ता को बायोडीजल सहित गुणवत्ता मात्रा में उपलब्ध होगा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होगा। नई उत्पादन इकाइयों और खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के प्रयास होंगे। देखिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। BIS द्वारा बायोडीजल के मानक के अनुरूप स्वदेशी बायोडीजल का उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण की बात की गई है। बायोडीजल उत्पादक खुदरा विक्रेता डीजल के साथ बायोडीजल का अपमिश्रण करके विक्रय नहीं कर पाएगा। बायोडीजल की खुदरा बिक्री की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा दी जाएगी। दिशा निर्देशों के उल्लंघन जो भी हो, वटेवर, इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्योंकि एक कंपोजिट आंसर बनने की तरफ ये भाग रहा है। बायोडीजल होता क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हो सकता है। तो बायोडीजल तो मैंने आपको दिखा दिया, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखें इसका निर्माण और किसी से नहीं होगा बल्कि उन चीजों से हो रहा है जो कि कभी कभी हमारे नॉन यूजेबल हो जाती हैं, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि रेहड़ी पर लगाने वाले बहुत सारे, आपको मालूम है कोई इवन रेस्टोरेंट वाले भी होते हैं जो बाकायदा ऑयल को बहुत बार बार यूज़ करके बाकायदा चीज़ों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सुनने को आता है, कहते हैं कि भाई इनका ऑयल नहीं खाना चाहिए, गंदा ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं, ऐसा बहुत सुनने में हमको आता है। वो भी क्या है, ऐसा बायोडीजल का पार्ट बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा हुआ है कि उस तेल को भी बाकायदा ला करके बेचा जा सकता है। तो एक प्रकार से, और एक तेल को 10 बार यूज करोगे वो कैंसरस हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। वो कैंसर की प्रॉपर्टीज को डेवलप कर लेता है, कार्बन चेन बहुत टूटती हैं फिर उसकी, और वो कैंसरस हो जाता है एक्चुअल में। इसीलिए सरकार की भी पॉलिसी है कि इतनी बार आप तेल को यूज ना करें, आप हमारे पास लाएं, हमारे पास बेच दें, हम उसको खरीद लेंगे और हम उससे बायोडीजल का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार ये भी एडिबल बायोमास है, फर्स्ट जनरेशन वाला, टूटे हुए मक्के, टूटे हुए चावल, टूटा हुआ शुगर बीट, टूटा हुआ शुगर केन, ये सब जितनी भी चीजें हैं यहां से। अब शुगर केन की चर्चा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुगर केन। अगर एथेनॉल बनाया जाता है तो याद रखिएगा कि बहुत आसानी से किसानों के सारे जो चुकाए जा सकते हैं उनके सारे पैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश क्रॉप के रूप में है और हाथों हाथ बिक जाएगा, और एथेनॉल की कीमत वैसे भी ज्यादा रहेगी। तो वैसे भी यूपी की राजनीति में गन्ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार तक क्या कहते हैं, गन्ने का एक अलग प्राइस मूल्य निकालती है, FRP। तो इसी प्रकार आपके नॉन एडिबल बायोमास है तो इसको भी प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। साथ ही माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी, और यहां पर फिर गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, उन सब तरीकों से भी प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, और बायोचार तक का निर्माण किया जा सकता है। तो मतलब मैं यही बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में बायोफ्यूल क्या है, इसका इसका एक्चुअल में ओवरऑल इंपैक्ट पर्यावरण पर क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है और यह हमारे पास ही है। अदरवाइज इसका फिर हमको जो डिकम्पोजिशन करना है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। इसीलिए ये हो चाहे ये हो, कचरा हो, इन सब को यूज करके एक स्वच्छ पर्यावरण को तो क्रिएट किया ही जा सकता है, बल्कि कचरा और इन सब चीजों का निस्तारण भी किया जा सकता है। तो बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है, अगर बायोफ्यूल को यूज करोगे तो डीजल का यूज अपने आप कम हो जाएगा। केवल डीजल का यूज कम नहीं होगा, बल्कि जो कचरे के पहाड़ बन जाते हैं उन पहाड़ों को पूरी तरीके से यूज किया जा सकता है। अदरवाइज वो पहाड़ सड़ करके मीथेन निकाल करके तुम्हारे ना केवल ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा देंगे, बल्कि तुम्हारे लिए 10 मुसीबतें भी खड़ी कर देंगे। दिल्ली में कचरे के पहाड़ हमने देखे हैं ऐसे, जब तुम मुंह पे हाथ रख के चलते हो तो मीथेन गैस को रिलीज करके वो जा रही है कहां, वायुमंडल में, और जब वो वायुमंडल में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहां पर वो बढ़ा देगी किसको, ग्रीन हाउस गैस के इंपैक्ट को।
तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग चालू हुआ, कहीं गलती से आग लग गई उसमें, तो फिर से आग को बुझाने में एक अलग मुसीबत। तो मतलब कचरों के निस्तारण से लेके हर चीज़ बायोफ्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा है कि पर्यावरण के एक स्वच्छ एनर्जी का सोर्स बन सकता है, बनता ही है, उसमें बन क्या सकता है। इसीलिए बायोफ्यूल पॉलिसी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और साथ में यूपी सरकार भी इसके ऊपर, कैबिनेट का अभी डिसीजन हुआ है मुश्किल से 2-3 दिन पहले, तो कम से कम आप ये भी लिख सकते हो कि बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। हाँ, बनाने में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आती है, उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है। ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आप कभी भी उठा करके कहीं भी रख सकते हो। इसके लिए क्या कहते हैं, PPP के फॉर्मूले को यूज़ किया जाना चाहिए ताकि निजी सेक्टर भी यहाँ पर देख सके। एक अल्टरनेट वायबल ऑप्शन हो सकता है रोजगार का। इस तरीके से कुछ बने बनाए आपके दिमाग में रहने चाहिए फॉर्डर पॉइंट, तो वो आसानी से आप कर लोगे। आप वहां पर फिर आगे लग सकते हो कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बायोडीजल से संबंधित दिशा निर्देशों की बातचीत की गई है, जिसमें बायोडीजल के मानक के अनुरूप स्वदेशी बायोडीजल के उत्पादन पर बल दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय को इसमें की अनुमति को इसमें अनिवार्य बनाया गया। तो इस तरीके से लिख सकते हो, अपने आप समझ जाएगा जो एग्जामिनर है कि हाँ भाई तुम भी अपडेटेड हो पूरी तरीके से। बायोडीजल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको पेपर में दिखेगा जरूर, आप इसको रोक नहीं सकते हो। इसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है, फिलहाल बायोडीजल हो गया था, ये थोड़ा सा वो मोटर रेसिंग वाला मैंने छोड़ दिया था। वही मोटर रेसिंग, केवल वहां पर मोटर रेसिंग नहीं हो रही थी, 5वां बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट था। और सबसे बड़ी बात है, ब्रांड यूपी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ बन सकता है ये। और बहुत बड़े क्या कहते हैं दर्शक यहां पर आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रांड यूपी यहां से क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। दूसरी तरफ ये एक छोटा सा एक टाइटल है, जरा इस चीज को देख लीजिए। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 लगभग 2 बार पढ़ा दी है। 2 बार मैंने उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 जो आई थी 22 फरवरी वाली, वो मैं 2 बार आपको पढ़ा चुका हूं। इसीलिए उसी में ही इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा प्लीज। देखिए हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, इसीलिए मैंने यहां अलग से लगाया है। उत्तर प्रदेश खेल नीति जो 2023 है को मंजूरी दे दी गई है, उसके मैंने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा भी दिए गए। इसके अलावा आप एज अ फॉर्डर मटेरियल के रूप में लिख सकते हो कि हाल तक खेल नीति को लेकर के क्या क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काम किए गए हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ आपके सामने फॉर्डर मटेरियल के रूप में रहेगा। यहां पर कुछ आप डेटा को यूज कर सकते हो, ये डेटा अपने आप में ऑफिशियल डेटा है, तो दैट विल बी, और सबसे लेटेस्ट डेटा के रूप में अभी तक ये है हमारे पास। तो आप इसको यूज कर सकते हो कि प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार स्टेडियम की योजना के लिए आ रही है, और प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्टेडियम को बनाने की चर्चा की जा रही है। 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी हैं, अप्रॉक्स 77 स्टेडियम है हमारे पास। इसके अलावा जिम हॉल, तरणताल वही तैरने वाला या स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉलेजों की बात की जा रही है, छात्र शूटिंग रेंज बनाए जा रहे हैं, रनिंग कोर्स। तो कम से कम इन 2-3 पॉइंट आप नाम याद कर सकते हो, ताकि आपके पास लिखने के लिए मटेरियल रहे कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा ऐसा खेल को लेकर के कुछ कर रही है। बाकी उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ सकते हो। जो 5-6 मैंने आपको पॉइंट बताए थे, PPP को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेल प्राधिकरण की बात की जा रही है, बीमा का प्रावधान किया गया था, ग्रास रूट लेवल, डेवलप्ड लेवल के रूप में 3 लेवल पर उनको बांटा गया था, ठीक है ना। तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, और वहां पर एक पॉइंट को ऐड कीजिएगा कि यूपी में अभी तक क्या हो रहा है। तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि ये चीजें हमारे यहां अभी तक हुई हैं। इसके अलावा एक और न्यूज बन रही है इकॉनमी को लेकर के। इकॉनमी का एक बहुत बड़ा और मेजर पार्ट है, दैट इज लाइव स्टॉक, पशुपालन। और मैंने इससे संबंधित एक न्यूज तुमको पहले पढ़ाई है, उसी का ही एक डेवलपमेंट और हुआ है, तो उसी में इसको आपको ऐड करना होगा कि ये डेवलपमेंट हुआ है, तो इसको हम यहीं पे ऐड कर लें। यही चीज होगी, धीरे धीरे चीजें अपने आप डेवलप होंगी, आपके दिमाग में फॉर्डर मटेरियल बनते रहना चाहिए।
यहां पर मैं फिलहाल आपको एक चीज बता रहा हूं, बाकी तो आप सब पढ़ ही लेंगे। एक्चुअल में यहां पर एक योजना की अनाउंसमेंट हुआ है, मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना। पशुपालकों को लेकर के कोई क्वेश्चन आ सकता है, तब आप गायों के लिए वहां पर गो संवर्धन योजना, इन सब चीजों की बात करेंगे। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर एक नाम लिखा है, दैट इज नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में, तो बेसिक मैं उसके बारे में देख लूंगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन है क्या? अगर नंद बाबा दुग्ध मिशन को प्रॉपरली लागू किया तो यह पूरी कायाकल्प कर सकता है पूरी डेयरी इंडस्ट्री की, और डेयरी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार डेयरी इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रमोट कर रही है। अमूल के मॉडल को देखते हो, दैट इज अ कोऑपरेटिव मॉडल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इस मॉडल को प्रमोट किया जाएगा तो किसान भाई जो है, अभी देखेंगे सबसे बड़ा योगदान बन रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है। हमारे यहां 2015-16 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेंसस देखें तो 86% किसान जो है वो लगभग सीमांत किसान में आते हैं, जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। और एक फैमिली में अगर 5 मेंबर भी मानते हैं, माता पिता और 3 बच्चे भी मान करके चलें, तो ऑब्वियस सी बात आप समझ के रखिए इस चीज को कि लैंड होल्डिंग कितनी छोटी होती चली जा रही है। इसीलिए एक वायबल अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में खेती के साथ साथ पशुपालन एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगा। वैसे भी एग्रीकल्चर तो आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज के कारण और मार खा रही है। क्लाइमेट चेंज का बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर फिलहाल नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या कहते हैं, पशुपालन एक बहुत बड़ा आजीविका का साधन बनेगा। दूसरी तरफ जैसे जैसे मिडिल वर्ग बढ़ता है, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी इंसान की बढ़ती है, खाने का रेशियो कम होता है, दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, दूध फल इन सब चीजों की बढ़ती है। इसीलिए इनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत ही स्वदेशी गो संवर्धन योजना शुरू की गई है। फिलहाल क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या है स्वदेशी गो संवर्धन योजना। लेकिन थोड़ा सा पहले हमको नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है। जरा यूपी को देखिए। फिलहाल एक तो 2015-16 का डेटा है, एक 2002-03 का डेटा है। मुझे अभी तक यही वाला डेटा मिला था, दूसरे को मैं नहीं सर्च कर पाया, अब तो बढ़ ही गया होगा। फिलहाल जरा इस लाल कलर वाले को देखिए, लाल कलर वाले को, और जरा इस पीले कलर वाले को देखिए जरा। 2002-03 में ये सिरल्स हो गए, एक प्रकार से अनाज। अनाजों को अगर आप देख रहे हो तो वो 30% एक घट के हो गए 20%। एग्रीकल्चर घटा एक प्रकार से, अगर हम ये सोचें। दूसरी तरफ पल्सेस दालों का प्रोडक्शन देखें तो लगभग 4.1 से 2.1%, स्टिल डिक्रीजिंग इन जोन। फ्रूट वेजिटेबल्स को देख रहे हैं तो स्टिल 13.8 13.4 ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2002-03 में 24% था, नाउ 33%। कम से कम हम ये तो मान सकते हैं कि आज 2020-21 में 33 से बढ़ करके कम से कम नहीं तो हम 36%, 35-36% मान लें तो मान सकते हैं अप्रॉक्स। इसका मतलब पशुपालन का जो सीक्वेंस है वो बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पशुपालन बढ़ रहा है तो डेयरी इंडस्ट्री, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि ये इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको निगलेक्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा डेंजर जोन क्रिएट होने वाला है। फिर समझ गए आप? तो गवर्नमेंट जो है, यूपी सरकार इसको फोकस करना चाह रही है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री अपने आप में रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है उत्तर प्रदेश में, और किसानों की आय को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। सर उससे क्या होगा? किसानों की आय बढ़ेगी तो मेरे भाई याद रखो, इकोनॉमी का वर्चुअस साइकिल घूम जाएगा। सर ये वर्चुअस साइकिल कैसे होता है भैया मेरे? क्रय शक्ति बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पूरी इकोनॉमी का लगभग 50 से 54% डिमांड जो है वो गांव का सेक्टर करता है।
अगर उनकी इकॉनमी मजबूत नहीं है तो सारे के सारे चीजें भट्ठा बैठ जाएगा उसी समय। तो रूरल इकॉनमी को बढ़ाना बहुत बड़ी मजबूरी है सरकार की। और एक विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के लिए बिना गांवों के तो चीजें बन ही नहीं सकती हैं। शहरों में तो वैसे भी भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी गांव ही तो मिल रहे हैं जहां पर अब जो प्रोडक्शन और विकास के सेंटर बनेंगे। तो यहां पर लाइव स्टॉक की आपसे चर्चा की गई है, वही इसी को लेकर के नंद बाबा मिशन। तो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। मिशन के तहत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को, रूरल मिल्क प्रोड्यूसर को उचित बाजार उपलब्ध कराने के साथ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 सहकारी समितियों की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सहकारी समिति इकॉनमी का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी दूध उत्पादक राज्य है, यह सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जरा यहां पे पढ़िए, दुग्ध संग्रहण में उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्रों की भागीदारी केवल 21% है, असंगठित क्षेत्र 69% है। और असंगठित क्षेत्र का फिर एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत होता है। संगठित क्षेत्र को तो उचित मूल्य कीमत मिलता है, लेकिन इसको नहीं मिल पाता है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसको प्रॉपर चैनल में हम ले आए तो गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा कि किसकी क्या इनकम हो रही है, किसके पास कितनी इनकम जा रही है, वाकई वो क्षेत्र डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी नॉलेज होगी। याद रखिएगा, जब तक गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं होगा वो कभी भी आपके वेलफेयर नहीं कर पाएगी प्रॉपर। तो हमको इसको प्रमोट करना है, और ये अगर प्रमोट हो गया, पीएम जनधन योजना आई तो वो एक प्रकार से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे दिया। उसमें सभी गरीब जितने भी भाई बहन थे उन सबको, माताओं बहनों को इंक्लूड किया गया। उसके द्वारा हो क्या रहा है कि उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाता है, उनके अकाउंट को ही लिंक कर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना से उनको बीमा ये सब भी किया जा रहा है। तो दैट इज अ संगठित चैनल हो गया। आयुष्मान तक इन सब चीजों को भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर जानकारी होगी हम कितने लोगों को दे रहे हो, कितने सही तरीके से वेलफेयर चीजें जा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर घूम रहा है, और इसी को प्रमोट करने के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात की गई थी क्या, दैट इज डेयरी एफपीओस की बात की गई थी। ये एफपीओ जो कि क्या है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार के सहकारी समितियों के रूप में है। ऑर्गेनाइजेशन बन गया, संगठन बन गया। अब उसमें कोई एक अध्यक्ष बैठेगा, उसमें कोई एक उपाध्यक्ष बैठेगा। जो एक जब संगठन बन जाता है तो मेरे दोस्त, सरकार पहचानती है, अच्छा ये संगठन है डेयरी का, अच्छा भैया हाँ बताओ तुम्हारी क्या मुसीबतें हैं। तो उस डेयरी संगठन में किसानों का भी पार्टिसिपेशन होगा और सरकार फिर उनकी पूरी बात को प्रॉपर सुन पाएगी। अभी छोटे डेयरी किसान वालों को लोन नहीं मिल पाता है तो बैंक इन एफपीओस के माध्यम से उनको लोन दे सकते हैं। इन एफपीओस के माध्यम से बाकायदा वैज्ञानिक उनको आधुनिक तकनीकों के बारे में बता सकते हैं, आधुनिक चीजों के बारे में बता सकते हैं। इन एफपीओस के माध्यम से ना केवल दूसरे स्टेट के लोग क्या कहते हैं व्यापार को प्रमोट किया सकता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट किया जा सकता है। एक पूरा मार्केट को एक्सेस किया जा सकता है, जो कि 79% जो असंगठित क्षेत्र के किसान हैं इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो काम करेगा कौन, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एफपीओ, जिसको आप जान रहे हो फूड फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ये मैंने आपको उस समय में भी पूरा पढ़ाया हुआ था कि यहां पर लोन की फैसिलिटी भी प्रॉपर अरेंज हो जाएगी, फार्म इक्विपमेंट तक दे दिए जाएंगे, क्योंकि छोटी लैंड होल्डिंग है तो फिर इक्विपमेंट को यूज नहीं कर पाते हैं तो खरीद नहीं पाता है। प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुनाफा भी ज्यादा होगा। वेयर हाउसिंग का आपको यहां पर चीजें मिलेंगी, वेयर हाउसिंग के द्वारा भी बाकायदा आप यूज कर सकते हो। मिल्क एग्रीगेशन सेल्स हो जाएगी पूरी तरीके से। अमूल का मॉडल यही है, गुजरात ये पूरे किसान जो हैं यहां पर पूरी सप्लाई करते हैं। मार्केट एक्सेस हो जाएगा, जितने इनपुट सेंटर है वो सब हमको पूरी तरीके से पता हो जाएगा। पूरे फार्मर की प्रोफाइल इनके पास होगी, क्या क्या उनको दिक्कत है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब क्या कर लेंगे ये लोग देख लेंगे। तो एफपीओ दैट इज अ बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी इंडस्ट्री। इसी को नंद बाबा मिशन के तहत प्रमोट किया गया है। गोपालक
दुग्ध उत्पादकों को। अब दुग्ध उत्पादन हो तो रहा है, दुग्ध उत्पादन कौन कर रही है? गाय। तो इसीलिए यहां पर अब उनके लिए भी तो कुछ करना होगा ना, तो वही लिखा है स्वदेशी गायों की खरीद पर। अब पहले गाय तो खरीदो, वो तो खरीदी नहीं है, तो फिर ये सब होगा कैसे? इसीलिए सरकार ही प्रमोट कर रही है कि भैया आप स्वदेशी गो संवर्धन योजना लेकर के आई है। कहा है कि भाई जो सब इसमें सब्सिडी दी जा रही है आपको, कि सब्सिडी अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों खरीद पर मिलेगी, जो कुल व्यय का 40% या 80,000 रुपए तक दी जाएगी, ताकि आप अगर खरीद रहे हो तो सरकार आपको प्रॉपर उसमें क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, कौन कौन सी दूसरे प्रदेशों से साहीवाल, थारपारकर, गिर संकर प्रजाति की गायें खरीदने, परिवहन, ट्रांजिट बीमा, पशु बीमा पर खर्च होने पर सब्सिडी दी जाएगी। इन गायों का 3 वर्ष का प्रॉपर बीमा होगा, ट्रांजिट बीमा होगा, सब्सिडी गाय की खरीद, पशु ट्रांजिट, ये सब पूरा दिया जाएगा। तो एक छोटा सा ये था कि इसमें क्या दिया जा रहा है, दैट इज अप्रॉक्स 40% या 80,000 रुपए तक आपको सब्सिडी दी जा रही है। और पहले चरण में इसको 18 जिलों में ये योजना लागू कर रही है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नंद बाबा दुग्ध मिशन। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पशुपालन डायरेक्टली पेपर 6 में आपके लिखा हुआ है, तो पकड़ के रखिएगा इन सब चीजों को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब भी रूरल इकॉनमी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। उसमें ना केवल इनइक्वालिटी को आप रिड्यूस कर पाओगे, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहां से बढ़ेगी। साथ ही हाँ ठीक है, हाँ 2 चीजों को आप लेकर के पूरी तरीके से आ सकते हो। और बाकी जो इससे पहले आपको पढ़ाया गया था मोटर जीपी, एथेनॉल वाला भी लेकर के आया था, तो एथेनॉल वाले को आप यहाँ क्लीन एनर्जी से भी जोड़ सकते हो, क्लीन एनर्जी से जोड़ सकते हो, इस चीज को याद रखिएगा। सैनिटी, क्लीन वाटर, इन सब से भी पूरा जोड़ सकते हो उसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक हाँ इसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज फिल्म सिटी पॉलिसी 2023 आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार की। बहुत ही ग्रांड लेवल पर इसको प्रिंट किया गया है। यूपी को एज अ फिल्म सिटी हब बनाया जा रहा है, और फिल्म सिटी हब के रूप में इसी नोएडा को एज अ फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नाम लिखा गया था फिल्म बंधु, मतलब यहां पर एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको दिया जाएगा, ना केवल टैक्सेशन के हिसाब से, बल्कि गवर्नमेंट आपको प्रॉपर सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज प्रोवाइड करेगी। स्टेट कैबिनेट अप्रूव न्यू यूपी फिल्म पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया गया है। क्या क्या है इसके प्रोविजन, उसको अभी हम हिंदी प्लस इंग्लिश में देख लेंगे। लेकिन यहां पर केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, भोजपुरी, इसमें भी बाकायदा यदि आप फिल्म बनाते हो तो सरकार आपको बहुत बड़ा सब्सिडी देगी। ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी हम बात करेंगे तो प्रॉपर है कि हमको पता चल पाएगा कि भाई हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, लोग देखेंगे, तो हर चीज की नॉलेज हमको प्राप्त होगी, ठीक है। अमाउंट 35%, ठीक है, सब्सिडी वुड 1 करोड़। नोट टू एंड मैंडेटरी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन पीसी एग्जाम, द स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डू अवे विद द मैंडेटरी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन पीसी एग्जामिनेशन टू। बाकी ये भी है, इसके तो हो ही गया है, तो अब आप जान ही रहे हो, कोई बात नहीं है। क्या है जरा इस चीज को देख लीजिए, बहुत अच्छे से दिया गया, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन से इसको मैंने निकाला है अखबारों से, तो आप इसी को ही देखिए, इसीलिए मैंने इसमें कोई काट छाट नहीं की है। फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब क्या हुआ भैया, अगर फिल्म उद्योग का दर्जा अगर किसी को दे दिया जाता है तो लोन लेना बहुत आसान हो जाता है, और लोन जो होता है वो आसान इंटरेस्ट लेवल पर आपको दिया जाता है, पास भी जल्दी होता है, इसीलिए उद्योग का दर्जा दिया गया है इसको। सिंगल विंडो सिस्टम है, यह नहीं कि 10 के पास जाओ और 10 के पास जाकर के इधर फाइल पास कराओ, इधर फाइल, ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ही होता है कि रेड टेपिज्म से आप हटकर रेड कारपेट पर आ चुके हो। इसके अलावा अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी फिल्मों को लागत का 50% तक दिया जाएगा।
मतलब सरकार सब्सिडी देगी। 2 करोड़ की फिल्म बनी तो 1 करोड़ सरकार देगी। हिंदी अंग्रेजी फिल्म देश की अन्य भाषाओं को 25% तक अनुदान दिया जाएगा। 100 रुपए लगे तो 75 रुपए आप लगाइए, 25 रुपए सरकार लगाएगी। वेब सीरीज वेब फिल्म को भी यदि उसका लगभग 2/3 निर्माण यूपी में हो रहा है तो 1 करोड़ तक अनुदान दिया जाएगा। बाकी ठीक है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता निर्देशक द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के अंतर्गत फिल्म निर्मित किए जाने पर सब्सिडी का प्रावधान है। अब जैसे ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1, 2, 3 और 4। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाकी आप इसको देख सकते हो कि इवन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निर्माता निर्देशकों को भी अगर यूपी में वो कुछ इस प्रकार की फिल्म निर्मित करते हैं तो उसमें भी अनुदान का प्रोविजन किया गया है। फिल्म के मुख्य 5 कलाकार उत्तर प्रदेश होंगे तो पक्की बात है 25 लाख और आपको अनुदान मिल जाएगा। गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, कैमरामैन उत्तर प्रदेश के हों तो अनुदान दिया जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हो यदि फिल्म के कलाकार, संगीतकार, गायक, नाटककार, लेखक यदि इन उत्तर प्रदेश से लिए जाते हैं कुछ हद तक तो उसमें भी सरकार सब्सिडी का प्रावधान करती है। उस स्टूडियो लैब्स खोलने पर ये सब चीजें दी जा रही हैं। ठीक है। बाकी सरकार प्रमोट कर रही है कि भाई ऐसा आप करियर जो है यहां पर भी बिल्डअप कर सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आप पुणे से, यदि आप कोलकाता में प्रशिक्षण करते हैं तो आपको सरकार दे रही है इस प्रकार का भी प्रोविजन। फिल्म की शूटिंग के लिए हवाई पट्टियों की प्रयोजन की सुविधा होगी। सिनेमा घरों को प्रोत्साहन। ठीक है। ठीक है। बाकी यह है 2017 से लगभग 80 फिल्मों को अभी तक इतना करोड़ का अनुदान दिया गया है। तो कम से कम 4 पॉइंट वो है। 5वां पॉइंट आप नॉर्मल लिख सकते हो कि अगर यूपी से हैं तो उसको लिया जाएगा। साथ ही हवाई पट्टियों की भी प्रयोग की आपको सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जो यूपी की कल्चरल लिस्ट है, जो आप चाहे आपके मॉन्यूमेंट्स हों, चाहे आपके जो वन संसाधन हो, वहाँ पर अगर इन सब चीज़ों को भी किया जाता है तो उसको भी प्रमोट पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट को रखिएगा। वाई इसलिए क्योंकि फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, और पूरी फिल्म सिटी का मतलब आप समझते हैं। इसका मतलब ये पूरा है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा इस सेक्टर में आएगा, अनुमान नहीं है इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश के पास पूरी ज्योग्राफिकल अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इवन बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिमांचल, उत्तरांचल और पूर्वांचल को अगर हम देखें तो एक अलग ही तरीके की संस्कृति, खान पान से लेकर के अलग तरीके की भौगोलिक विविधताएं आपको दिख जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पर एक अनुकूल माहौल है कि यहाँ पर इन प्रमोशन किया जा सकता है। और जब अनुकूल माहौल दिया जाएगा, ऊपर से 24 करोड़ की जनसंख्या है भाई, देखने वाले भी बहुत हैं। ठीक है। अंडर द उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023, वही हिंदी और यहां पर इंग्लिश में लिख दिया है कि क्या क्या चीजों को यूज किया जा सकता है। द सेंटर ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन, सब्सिडीज दी जा रही हैं यदि आप शूटिंग करते हो फिल्म्स की। यहां पर अ सब्सिडी ऑफ 2 करोड़ रुपीस लगभग आपको दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अगर यदि आप 2/3 शूटिंग करते हो यहां पर। ठीक है। 50 लाख और दिए जाएंगे यदि आप उत्तर प्रदेश में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हो। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि गुंडा आके तुमको ले जाओ उठा करके, ऐसा कुछ नहीं होगा। 25% डिस्काउंट ऑन रूम रेंट इन गेस्ट हाउस, मतलब सरकार पूरी तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, रीजनल लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें प्रमोट किया जा रहा है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। 50% तक उसमें भी दिया जा रहा है क्या, एज अ सब्सिडी। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर आप यदि इसको पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ही समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने वहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। तो बेसिक पॉइंट को पकड़ के आप कर सकते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, केवल और केवल भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। जब मूवमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपी जो है कहीं ना कहीं बहुत आगे की तरफ भागेगा। ठीक है ना, और आगे ही हमें भगाना भी है यूपी को। इसके अलावा ये प्रीलिम्स के हिसाब से एक न्यूज़ को आप देख सकते हैं, कैसे मेंस में डेवलप होगी इसको हम लोग देखेंगे फिलहाल जब हम बात करेंगे। वैसे तो मैं प्रीवियस सेक्शंस में बात कर भी चुका हूं इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर के क्या कर रही है।
लेकिन यहां पर एक प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आप याद कर सकते हो, दैट इज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन्स जो हैं यहां पर मुफ्त में दिया जा रहा है। एक्चुअल में जो यूपी का इस बार का बजट था उसी में ही ये पूरा प्रॉपर प्रोविजन किया गया था कि स्वामी विवेकानंदा युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। किसको? स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को ये चीजें दी जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डिजिटलाइजेशन होगा, और डिजिटलाइजेशन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट कर रही है, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेमेंट से लेकर के लाइट का बिल हो, पानी का बिल हो, हर जगह तो डिजिटलाइजेशन दिख रहा है। और जब इस तरीके की बात है तो हमको युवाओं को भी डिजिटलाइज करना ही होगा। इसीलिए एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, जिसके तहत इस प्रकार वर्क किया जा रहा है। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी किया है, उन्होंने भी बहुत इस मामले में बहुत अच्छा काम किया था। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार स्मार्टफोन्स की को वितरित किया जाएगा। तो आप देख सकते हो, इससे केंद्र सरकार पर कोई इस संबंध में आईटी कंपनी युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रदेश सरकार को निःशुल्क दे रही है। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जरा थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक शब्द रखा गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस उदाहरण को अपनी कॉपी में छाप करके लिख लेना। पेपर 4 का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे रीसेंट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्चुअल में जो आपका इन्फोसिस है, इन्फोसिस जो है उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, एक स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है फॉर दी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 3900 कोर्सों को मौजूद किया गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है कि सर्टेन कंपनीज जो अपना सर्टेन मुनाफा कमाती हैं वो अपने लाभ का 2% जो है वो किसी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में खर्चा कर सकती हैं। वो हॉस्पिटल के निर्माण में कर सकती हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन में कर सकती हैं, वो शिक्षा पर कर सकती हैं। तो इसी प्रकार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा गया है। इस केस स्टडी के रूप में इसको रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ लिखी हुई है, कैबिनेट का निर्णय लिया गया है 22 अगस्त वाला, जिसमें बोला गया है कि युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए स्मार्टफोन क्रय करने की बात की गई है। कौन सी योजना है? स्वामी विवेकानंदा युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। नेक्स्ट एक इसको देख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। भारत साउथ एशिया का पहला देश होगा जहां अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू की प्रथम शाखा स्थापित होगी। केंद्र की स्थापना से विश्व की सर्वश्रेष्ठ व दुर्लभ आलू प्रजातियों के जर्मप्लाज्म शोध कार्य हेतु सहजता पूर्वक उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्तावित सेंटर की स्थापना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो फिलहाल ये जो केंद्र है, आई थिंक ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है, आगरा में स्थापित किया जा रहा है, जहां तक मुझे याद है, हाँ आगरा में किया जा रहा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा एज आ शाखा के रूप में। जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वाराणसी में भी की गई थी, तो वैसे ही यहां पर आलू केंद्र की भी स्थापना की जा रही है। आलू की भी अच्छी और स्वदेशी क्वालिटियों को डेवलप किया जाएगा। अब देखिए, जो लेस तुम खाते हो, लेस का आलू अलग तरीके का है, जिसके ऊपर लेस वालों ने पेटेंट लिया हुआ है, पेप्सी कंपनी ने। अब यहाँ पर भी इस तरीके से चीज़ें की जाएंगी और बढ़िया क्वालिटी खिलाई जाएगी तुमको, और बढ़िया तरीके का लेस का बड़ा भाई वेज आएगा कोई, ठीक है ना, वेज, तो फिर वेज खाना तुम, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के आलू केंद्र बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनोवेशन होना बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रकार के सेंटर बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तकनीकी उन्नयन ही होगा, और इस तकनीकी उन्नयन कहीं ना कहीं यूपी के लिए बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स के हिसाब से इसको याद रखिएगा, कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, आई थिंक आगरा में कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर सीमित करते हैं। आप सब जुड़े, बहुत बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा सेशन आपके लिए क्रिएट किए जाएं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।